नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज बजट की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस चैनल पे अडानी जी की बात हो रही है और अडानी जी को लेकर लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, और कम से कम ऐसे दौर में जबकि हर वक्त आपकी जो सूचना है वो मैनिपुलेटेड होती हैं, इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, चैनल्स जो हैं वो अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो ऐसे में उसको मैं छोड़ नहीं सकता था। और वैसे भी आज एक नया डेवलपमेंट है अडानी साहब को लेकर, और बहुत सारी चीज़ें कुछ साफ हो रही हैं। टैक्स को लेकर अभी जो सबसे ज़्यादा आपके पास में व्हाट्सएप पे, आपके ट्विटर पे, आपके फेसबुक पे जो चमक रहे हैं मैसेज, वो ये हैं कि इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। लच्छेदार बातों में कुछ शॉल के अंदर छिपा के जूता मारते हैं ना, वैसा किया गया है। आपको सचमुच लाभ होगा या नहीं होगा, ये समझने की हम आज कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था पे, देश के हालात पे ये जो इनकम तथा कथित इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाने की बात की गई है, उसके जरिए कहां कहां कैसा कैसा खेल किया गया है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं, अभी आया। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि 5 लाख रुपए तक की कमाई वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सुनने में यह लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, नई टैक्स रिजीम में चले जाइए और 2 लाख रुपए आप बचा लीजिए। लेकिन चीजें इतनी सीधी और सधी हुई नहीं हैं। जब आप नए टैक्स रिजीम में जाते हैं, आपको ये बातें पहले से पता हैं, इसमें बहुत सारी बातें जो लोग जानकार हैं, तो आपको करीब 70-75 दूसरे जो टैक्स के लाभ होते हैं वो छोड़ने पड़ते हैं। कौन से 70-75 लाभ? जैसे कि आपको हाउसिंग लोन पे जो ब्याज आप पे करते हैं और मूलधन देते हैं, उस पे जो आपकी बचत होती है वो बचत नहीं होगी। नए रिजीम में जाएंगे, होम लोन पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, LIC पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, किसी भी तरह के इंश्योरेंस में बेनिफिट नहीं मिलेगा, और तो और PF पे भी जो आपका बचता है इनकम टैक्स, वो भी नहीं बचेगा। तो 7 लाख आपको जब मिल रहा है, पहले ये स्कीम 2-3 साल पहले नया टैक्स रिजीम लेके आई थी सरकार, उसने 2 विकल्प दिए थे। जनता ने इसको नकार दिया, जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन सरकार ने तब विकल्प दिया था। और अब लगता है जब सरकार ने इस स्कीम में थोड़ा बेनिफिट बढ़ाया है, तो लगता है कि सरकार भविष्य में टैक्स इसी तरह लाना चाहती है। उसका पहला प्यार न्यू टैक्स रिजीम है, और न्यू टैक्स रिजीम का मतलब यह है कि आपकी करीब 70-75 रियायतें जो आपको मिलती हैं टैक्स सेविंग वाली, वो खत्म हो जाएंगी। यानी एक सीधा साधा टैक्स का सिस्टम, कुछ ये नहीं है। 80C तो आप भूल जाइए, फिर 80C में तो कुछ बचेगा ही नहीं। मकान के किराए वाला भी पता नहीं कितना बचेगा, नहीं बचेगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, कोई टैक्स वाला आपको जानकारी देगा। लेकिन नई इनकम टैक्स स्कीम में इस चीज को हटा दिया गया है, तो आपको 7 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। अब आप कहेंगे आपके पास ऑप्शन तो है, ये ले लो या वो ले लो, लेकिन ये दुनिया इतनी आसान नहीं है जिंदगी। जब आप दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे न्यू टैक्स रिजीम के, तो इस देश की सरकार का काम आसान हो जाएगा। अब कैसे होगा आसान? तो अब सरकार अगर नए टैक्स रिजीम को पॉपुलर करती है, अभी तो उसने आपको ऑप्शन दिया, अगर थोड़ी ठीक ठाक मात्रा में, क्योंकि पहले ये स्कीम लाए थे, पॉपुलर नहीं हुई, लोगों ने उत्साह नहीं दिखाया, तो विशेषज्ञों को अंदाजा था कि इस स्कीम को पॉपुलर बनाने के लिए ये यहां थोड़ी छूट बढ़ा देंगे, और वही सामने आ रहा है। तो होगा क्या? होगा ये कि जो पैसा मकान खरीदने में लगने वाला था, अब आदमी होम लोन नहीं लेगा, बोले होम लोन लेना से अच्छा भैया यहां पे टैक्स बचा लो। खैर, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर आप लोगों को कहते हैं कि आप हाउसिंग लोन मत लो, हम आपको वैसे ही इनकम टैक्स की छूट दे देंगे। अगर आप लोगों को कहते हैं कि आप इंश्योरेंस मत खरीदो, हम वैसे ही आपको इनकम टैक्स की छूट दे देंगे। अगर आप लोगों को कहते हैं कि आप PF में पैसा जो है डबल PF मत जोड़ो, हम आपको वैसे ही इनकम टैक्स दे देंगे।
अगर आप लोगों को कहते हैं कि आप मेडिकल इंश्योरेंस में मत जाओ, बहुत सारी 70 चीज़ें, तो फिर आप सोचिए कि उसके बाद में इसका असर क्या पड़ने वाला है। इसका असर यह पड़ने वाला है कि इन सारे सेक्टर्स की तरफ लोगों का खर्चा कम हो जाएगा। आप मकान नहीं खरीदेंगे, आप कहेंगे मेरा लोन तो बच ही रहा, मैं तो टैक्स लिमिट में हुई नहीं, मैं मकान क्यों लूं। आप दूसरे रास्ते भी नहीं अपनाएंगे। तो आप समझिए हाउसिंग सेक्टर खत्म होने का मतलब क्या है। हाउसिंग सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है और वो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है। कंस्ट्रक्शन में कौन लोग काम करते हैं? कंस्ट्रक्शन में गरीब लोग काम करते हैं। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर पे पैसा लगाने के लिए, बहुत सारे लोग सिर्फ टैक्स बचाने के लिए एलआईसी कराते हैं, ये छिपा हुआ नहीं है। अगर आप 80C में लोगों से एलआईसी करना बंद कर देंगे तो इस देश में जो लाखों एलआईसी के जो एजेंट हैं वो अपने सालाना टारगेट पूरे नहीं कर पाएंगे। उनकी कमाई खत्म, मजदूर की कमाई खत्म। मेडिकल इंश्योरेंस के जरिए, अगर मेडिकल इंश्योरेंस, पहले ही कवरेज भारत में बहुत कम है, अगर लोग मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराएंगे तो जो हेल्थ सेक्टर है पूरा का पूरा, उस पर बुरा असर पड़ेगा। और जाहिर बात है जिसका क्वांटम कम हो जाएगा बिजनेस का, वो सेवाएं महंगी हो जाएंगी। जैसे आज प्रोजेक्ट अगर लॉन्च करता है बिल्डर, मान लीजिए उसका 6 महीने में प्रोजेक्ट ओवर सब्सक्राइब हो गया, साल भर में उसके सारे फ्लैट बिक गए, तो उसको साल भर का ही ब्याज देना पड़ा। अब अगर उसके वही फ्लैट और वही प्रोजेक्ट बेचने में उसको 2 साल लगते हैं, तो उसका जो महंगा ब्याज है, मार्केट से जो पैसा उठा रहा है, उसकी कीमत वो कहां से वसूलेगा? मकान खरीदने वाले से वसूलेगा। अगर मेडिकल इंश्योरेंस ज्यादा लोग नहीं कराएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम बढ़ाएगी। यही चीज सब जगह लागू होती है। तो सरकार क्यों कर रही है सब? आप कहेंगे कोई पागल तो है नहीं कि गरीब का हाउसिंग सेक्टर से मजदूरी छीन ले, बीमा एजेंटों को बेरोजगार कर दे। और ये बहुत सारा लंबा व्यापक, अगर मैं पूरे 75 की लिस्ट लेके बैठ जाऊं तो 75 दिन इसी में वीडियो निकल जाएगा, आप भी समझ सकते हैं। तो एक मोटा मोटा ओरिएंटेशन दिख रहा है, सरकार इनकम टैक्स सिस्टम को कहां ले जाना चाह रही है और आने वाले समय में ये छूटें खत्म करने की कोशिश है, इसीलिए इस तरफ सरकार लेके जा रही। सरकार चाहती क्या है? अगर आपको सेविंग करने देना नहीं चाहती है, आपको ये भी नहीं कहती है कि आप पैसे लगा के म्यूचुअल फंड में एक लॉक इन पीरियड कर दिया था, पहले 5 साल का, कभी 3 साल होता था, फिर उसको 5 साल कर दिया, उधर भी मत जाओ, सीधे हमसे टैक्स में छूट ले लो। तो सरकार चाह रही है तुम्हारे पास लबालब एक्स्ट्रा पैसा रहे। तो भैया अपनी जरूरत का तो खर्चा करोगे, बाकी पैसा कहां लगाओगे? इन्वेस्ट करोगे। डीमैट अकाउंट खुलवा लो भैया, शेयर खरीद लेना। अब जो लबक लबक के ऊपर बढ़ रहा होगा शेयर, जैसे अडानी साहब भागे थे एकदम 2020 के बाद से, उसी में आप कूद पड़ोगे। म्यूचुअल फंड वाले तो लगाते नहीं हैं। तो ये पूरी तरह से आपके धन को यहां लाना पहली चीज, और धन को कंजम्पशन में लगाना, यानी आप ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता उत्पादों पे खर्चा करो, भविष्य की बचत मत करो। मेरा एक वीडियो है कि इस देश में 70 साल से ऊपर वाले की क्या दुर्गति है, उसको लेकर एक वीडियो है। 70 साल उम्र से ऊपर वाले की लगातार इस देश में ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ है सरकार, और बहुत सारे कैपिटलिस्ट सोच के लोग, मोंटेक्से कैलोवालिया जैसे लोग जो पहले प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे, वो लोग भी इसके खिलाफ हैं। तो ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि इस देश में ये ओल्ड पेंशन स्कीम आए। तो होगा क्या? आज भारत सबसे युवा देश है, क्या हमेशा सबसे युवा रहेगा? धीरे धीरे करके ये बुजुर्ग देश बनेगा, और जब बुजुर्ग देश बनेगा तो भाई बुजुर्ग जाके कुल्हाड़ी तो चलाएगा नहीं, फावड़ा तो चलाएगा नहीं, खेत में जाके हल तो चलाएगा नहीं एक उम्र के बाद में। तो ये इतने सारे जो बुजुर्ग तैयार हो रहे हैं, इनके काम क्या आएगा? इनके काम आएगी बचत, इनके काम आएगा वो पैसा जो एलआईसी में लगा देते हैं, रिटायरमेंट पे इतना मिलेगा, इसके बाद इतना मिलेगा, यही होता है ना उसमें। इनके काम आएगा तरह तरह का स्कीमों में पैसा लगाना, अपना घर बना लिया
वो बुढ़ापे में काम आ जाएगा। तो जो भारत का भविष्य है, जो सोशल सिक्योरिटी भारत के लोगों को चाहिए, क्योंकि देखिए एक समस्या और भी है, 30 साल की उम्र तक आप कमाने लायक बनते हैं, 30 साल कमा पाते हैं, 60 से रिटायर हो जाते हैं। पहले ही होता था कि जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कब होती थी, 10-15 साल आप उसके बाद रहते थे, अब आप 30 साल रहते हैं। तो वो आने वाले 30 साल के लिए इन 30 साल में कमाई करेगा, सेविंग करेगा, तभी तो काम चलाएगा। और अगर आप उस सेविंग को ही छीन लोगे, अगर आप लोगों को कहोगे कि हम तुमको टैक्स में छूट दे रहे हैं, पैसा मत जोड़ना, पहले कहते थे पैसा जोड़ो तो टैक्स पे छूट मिलेगी, अब कह रहे हैं नहीं जोड़ो तब भी मिल जाएगी। एक नई स्कीम लेके आ गए, और जैसे ही इस नई स्कीम का रिस्पांस बढ़ेगा, ये मत समझिएगा कि विकल्प है आपके पास, जैसे ही नई स्कीम का रिस्पांस बढ़ेगा, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। पहले लाए थे, नहीं मिला रिस्पांस, अब इन्होंने बढ़ा दिए लिमिट। जैसे ही ज्यादा लोग इस पर पार्टिसिपेट करेंगे, पुरानी स्कीम को खत्म कर देंगे। बोले 80-100 छूटों का चक्कर खत्म, एक देश एक टैक्स टाइप का कुछ नाम बोल के और आपको काम में लगा दिया जाएगा। आपका पैसा भी नहीं बच रहा है। हाउसिंग सेक्टर में जब आप मकान खरीदने जाओगे, आपको ज्यादा पैसे में खरीदना पड़ेगा। ये मत समझिएगा कि भाई यहां तो टैक्स बच गया ना। इंश्योरेंस खरीदोगे, महंगा खरीदना पड़ेगा, या जितनी भी चीजें जिनके कारण आपको छूट मिलती है, जो चीजें, वो आपको ज्यादा पैसे में लेनी पड़ेंगी। और आपका बुढ़ापा भी धीरे धीरे असुरक्षित हो जाएगा। जब सरकार ही बचत को डिस्करेज करेगी तो क्या होगा। तो ये 7,000 की लिमिट दी है ना इनकम टैक्स में, उसके इस पहलू को समझें। अर्थव्यवस्था का बड़ा स्पष्ट पहलू है। इससे शुरुआती तौर में मार्केट में पैसे का थोड़ा सा प्रवाह बढ़ेगा, लेकिन बचत को डिस्करेज करना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। पहले ही बैंकों के लिमिट 5 लाख है, उससे ज़्यादा पैसा डूब जाएगा, वगैरह वगैरह बातें हैं। उसके बीच में अगर आप भारत के भविष्य के लिए बचत नहीं कर पाएंगे, लोग उत्पादन करने वाले नहीं होंगे, तो आप लोगों की चिंता तो छोड़ दीजिए, आपके देश की भविष्य की जीडीपी ग्रोथ, जिसको आप कहते हैं, तरह तरह के नाम देते हैं, आर्थिक वृद्धि कहते हैं, वो कैसे होगी, थोड़ा अकल लड़ाओ। आज के बारे में मत देखो, शेयर बाजार को उछाल के कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा इस देश में गरीब आदमी पे खर्चा करके मिलेगा, क्योंकि वो आदमी जो मजदूरी करता था रियल एस्टेट सेक्टर में, वो जाके खर्चा करता है, वो 100% पैसे खर्च कर देता है, उससे बड़ा टैक्स पेयर कोई नहीं है। अगर आपके वेतन के हिस्से के तौर पर देखें, वो माचिस, साबुन, चीनी, तेल सब खरीदता है और टैक्स देता है। उसका रोजगार छीन लोगे, इंडस्ट्री का रोजगार छीन जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।